सबसे पहले हालांकि आपकी जर्नी जो है मुझे भी मालूम है और काफ़ी लोगों को भी मालूम है, लेकिन मेरे जो दर्शक हैं कुछ नए हैं ऑडियंस, तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ी मैं बात करना चाहूँ क्योंकि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर जर्नी, हाउ यू मैनेज टू कम हियर एट दिस टाइम जहाँ पे आप पहुँचे हुए हो। तो हर आदमी के लिए इंस्पायरेशन है, तो प्लीज़ अपनी आप थोड़ी जर्नी बताइए कैसे यहाँ तक पहुँचे आप। सब ड्रीम ही है, मुझे ऐसा लगता है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा ओएनजीसी में काम करते थे पहले, और मिडिल क्लास बैकग्राउंड था। टिपिकल जैसे मम्मी हाउसवाइफ, एक और भाई, दो सिबलिंग्स। दादाजी की तबीयत खराब है तो वो साथ रहते थे। सो बिजनेसेस में पापा वाल की साइड को काफ़ी लॉसेस हुए, तो वो लोग शिफ्ट हुए, तो काफ़ी बर्डन आया। एंड हम लोग की एजुकेशन पे बहुत फोकस किया गया। मेरे फादर बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, तो उन्होंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री करी, बैचलर्स करी, मास्टर्स करी, फिर मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन भी करी। तो इस करके उनका एक हमेशा से रुझान था कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई में फ़ोकस रखे थे। वो खुद बहुत मेरे पे एफर्ट डालते थे, और आई थिंक उसका हमने बहुत अच्छा बेनिफिट रीप किया कि अच्छे से पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, एमबीए करी, सीएफए करी। तो ये सारी चीज़ें हमने करी, और विद गॉड्स ग्रेस जब हमने एमबीए पूरी करी तो एक अच्छा जॉब लग गया। जब एक अच्छा जॉब लगा तो करियर अच्छा ग्रोथ हुआ, एंड धीरे 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 करियर में ग्रो किया। फोकस किया कि अपनी खुद की स्किल्स को जितना ज़्यादा बढ़ा सकें उतना बढ़ाएं। सीखी, बहुत नई नई चीज़ें सीखी। इवन आफ्टर एमबीए कॉलेज के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई के बाद असली पढ़ाई चालू होती है। राइट। जो स्किलिंग होती है वो आपकी पढ़ाई के बाद चालू होती है। बिल्कुल। तो अब थोड़ा लोग ज़्यादा जागरूक हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, तो वो पहले से ही चालू कर देते हैं अपने आप को अपस्किल करना। बट टाइम्स मेरे टाइम पे बहुत अलग था, इंटरनेट उतना ईजी नहीं था। ठीक है। तो अब मुझे आज भी याद है जब हम इंटरनेट कनेक्ट करते थे तो मॉडेम के थ्रू करते थे, यस। और वो कैं की एक यस। आवाज़ आती थी। कभी कनेक्ट होता था, कभी कनेक्ट नहीं या होता था, बहुत या महंगा होता था। फ़ोन एंगेज हो जाता फ़ोन था एंगेज हो उसमें। जाते थे आपका, आप फ़ोन नहीं यूज़ कर पाते थे तब तक। तो बहुत डिफरेंट लाइफ थी। आई थिंक आजकल के बच्चे तो शायद कोरिलेट भी नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, इन सब चीज़ों बिल्कुल। को कि कौन सा ज़माना था वो। हुँ, हुँ, हुँ। एंड या सो दिस जर्नी वेंट ऑन, और बहुत डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहा हूँ। अच्छा। 2006 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2008 से एसआईपीज़ कर रहा हूँ, फिर 2013-14 से और एसआईपीज़ में इन्वेस्ट करना चालू किया जब मुझे एसआईपी की पावर समझ आई। और मुझे समझ आया कि इन्वेस्टमेंट्स ऐसी चीज़ है जिसमें जितना आप कम एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे, बिल्कुल सही। और एक्टिव इनकम ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना पैसा बना लो। हुँ, हुँ। इसलिए एक्टिव इनकम को एक्टिव इनकम कहा जाता है, पैसिव इनकम पैसे को को पैसिव पैसे। कहा जाता है। पर लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको लगता है हम ट्रेडिंग कर लें, कहीं से हमारे को जल्दी पैसे बन जाए, तो वो पैसिव में एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव में पैसिव हो जाते हैं। तो आई थिंक ये करना बहुत ही बड़ी गलती होती है लाइफ में, और जो लोग इन दोनों को अलग रखते हैं और अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस कर करके अपनी धीरे धीरे पैसिव इनकम ग्रो करते हैं, दे डू वेरी वेल इन लाइफ। बिकॉज कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, पर जब कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आता है तो वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आप फायदा भी नहीं कर सकते कि यार ये नंबर जिंदगी में अचीव भी हो सकता है कि नहीं। जो नंबर्स हमने अचीव किए 15-16 साल में, हम सोच नहीं सकते थे कि ये हो भी पाते हैं कि नहीं, और हमसे भी बेहतर लोग होंगे जिन्होंने उनसे भी अच्छे नंबर्स अचीव किए होंगे। पर मैं तो इतने में भी बहुत खुश था कि भाई एक अच्छा नंबर हमने अचीव किया लाइफ में। हमेशा से फोकस ये था कि एक टाइम आना चाहिए जब हमारे को किसी और के लिए नौकरी ना करनी पड़े। तो जिसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आजकल कहा जाता है, तब ऐसा कोई टर्म नहीं था उसका। बस ये था कि नौकरी एक दिन बंद करनी है, और उस दिन बंद करनी है जिस दिन रोजमर्रा के जीवन के खर्चों का परेशानी ना हो कि भाई कल का पैसा कैसे आएगा, आज का पैसा कैसे आएगा। तो वो मैंने अचीव किया जब मैं 39 के आसपास का था। तो फिर मैंने फाइनली अपना जॉब छोड़ दिया और कंटेंट इंडस्ट्री में आ गया। उसके बाद से कंटेंट में लोगों को सजेशंस दिए, आइडियाज़ दिए, बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ-साथ कंटेंट लोगों को ऑथेंटिक लगा, ट्रस्टवर्दी लगा। तो भगवान की कृपा से कंटेंट में अच्छी ग्रोथ हमने पाई। पिछले 9-10 महीने के अंदर हमने चैनल चालू ही किया था, और इंस्टाग्राम पे करीबन आज 1.2 मिलियन, और यूट्यूब पे करीबन 6 लाख। तो इस तरह से नंबर्स हुए। मैं अगेन ये भी सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ होगा, चमत्कार हो जाएगा। बिकॉज़ जब मैंने किसी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि यार पहले 1 साल में ना आपका यूट्यूब 10-15 हज़ार हो जाएगा हुँ, हुँ, हुँ। सब्सक्राइबर्स। जी। और वो नंबर हमारा अचीव हुआ था। मुझे आज भी याद है कि हमने 1000 सब्सक्राइबर से 10,000 सब्सक्राइबर्स की छलांग मुश्किल से 7 दिन में लगाई थी। वाह! तो मतलब गॉड कैन गिव यू एनीथिंग एंड उस कंपाउंडिंग कैन वर्क इट्स मैजिक। उस मतलब मैं छलांग की टिप मुझे भी दीजिएगा। हाँ। हुँ, तो बस मुझे लगता है कि कंटेंट में एक ही चीज़ चलती है, वो है ऑथेंटिसिटी, कंसिस्टेंसी। हुँ। अगर आप कंसिस्टेंटली ऑथेंटिक कंटेंट दे दो तो आई थिंक लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, और धीरे धीरे फैलता है। इट्स अ नेटवर्क इफेक्ट, एक से एक, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड बहुत। बस यही जर्नी रही है। एंड नथिंग ग्लोरियस। हुँ, हुँ, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। मतलब मैं कोई बहुत बड़े घराने से नहीं हूँ, मैंने हुँ, बहुत कोई हजारों करोड़ नहीं बनाया, बट जो मैंने बनाया
तो मैं हमेशा कहता हूं मैं रिच नहीं हूं, वेल्दी हूं। हम्म, रिच होता है जो व्यक्ति जिसके पास बहुत अथाह पैसा हो। वेल्दी वो होता है जिसके पास कम पैसा हो पर अपना टाइम खुद का हो। तो काफी लोग मैंने देखा है कि रिच हो जाते हैं, वेल्दी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेडमिल पे, एक रिगमरोल में चलते रहते हैं। अभी आज किसी की तनख्वाह 20 लाख रुपए महीने भी है, बहुत ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, पर वो रिगमरोल से निकल ही नहीं पा रहे। तो वो रिच तो हो गए, 20 लाख रुपए भारत देश में बहुत कम लोगों की तनख्वाह होती है महीने की, पर वो उस ट्रेडमिल से उतर नहीं पा रहे, तो वो वेल्दी नहीं हुए। जब आप उस ट्रेडमिल से उतर सको, मुझे लगता है उस दिन आप वेल्दी बन जाते हो। तो ये जो सपना जो आपने जर्नी अचीव की, ये हर आदमी का सपना है। हर आदमी यही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले यही सोचते हैं कि जैसे जहाँ पे आप पहुँचे हो वो किसी तरीके पहुँचे। तो इस जर्नी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसी को भी, जो गलतियाँ ना करे, ताकि जर्नी वो ये जल्दी से पूरी हो जाए? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि इस जर्नी को जल्दी पूरा करना ही सबसे बड़ा वो है, मुझे लगता है कि एक बैरियर है। हमें ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाने का सोचना है। मैं सबको ये कहता हूँ, आप ज्यादा मत कमाने का सोचो, अब ज्यादा देर कमाने का सोचो। क्योंकि जब आप ज्यादा देर कमाने का सोचते हो ना, तो आप ज्यादा कमा ही लेते हो। पर लोगों को क्या है, ज्यादा और जल्दी, ये दो चीजों पे फोकस रहता है कि यार जल्दी जल्दी ज्यादा पैसा बन जाए, और ये रेसिपी है आपके करियर में डिजास्टर की। एक बार मैं चाली मंगर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने बोला मेरे लाइफ में मेरा एक ही बड़ा गोल था। बोलते क्या? बोला मुझे वो गलतियां नहीं करनी जो 99% लोग करते हैं। अच्छा। अब कितनी सिंपल सी बात बोली उन्होंने कि 99% लोग क्या गलतियां करते हैं, जल्दी पैसा बनाना है, ज्यादा पैसा बनाना है, छट्टा खेलना है। मतलब मेरे को बस कोशिश करना था कि वो गलतियां ना करूं, और वो गलती नहीं करी, और देखो वो जब तक उनकी डेथ हुई तो वो कहां पहुंच गए। तो आई थिंक मेकिंग वेल्थ, एवरीथिंग इज वेरी इजी इन लाइफ। यू जस्ट हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सम ट्रैप्स। ठीक है। और मनी ट्रैप्स में सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि आप जल्दी और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा मनी ट्रैप ये है कि मनी की साइकोलॉजी ना थोड़ी अलग चलती है। मैं इसको कहता हूं, जैसे आप समझिए कि अगर आपका कोई फेवरेट ब्रांड है, समझिए एप्पल है, एप्पल के फोन पे 20% डिस्काउंट लग गया, तो लोग लाइन लगा के एप्पल का फोन खरीदते हैं। पर एप्पल के स्टॉक पे 20% का डिस्काउंट लग गया, तो लोग एप्पल का स्टॉक नहीं खरीदेंगे, रादर जो है वो बेच देंगे। तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि यहां भी तो सेल लगी है ना भाई, तो यहां क्यों नहीं आप उठाते हो? मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक का रिकमेंडेशन है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। यस। तो लोगों को डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे। एप्पल को 40 साल लगे 1 ट्रिलियन पहुंचने को, बिल्कुल। और उसके बाद 3 या 4 साल लगे 2 ट्रिलियन पहुंचने। मतलब जो काम उसने 40-50 साल में किया, उसने अगले 3-4 साल में वही काम फिर से कर दिया, और आज वो $3 ट्रिलियन के आसपास की कंपनी है। राइट। सेम माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो कंपाउंडिंग हर जगह अपना मैजिक करती है। लोगों को लगता है ये तो इतनी बड़ी हो गई, और कितनी बड़ी होगी। कभी कभी वो अच्छा काम कर रहे होते हैं और बड़े होने के उनमें स्कोप होते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक मनी के साथ सबसे बड़ी साइकोलॉजी ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के जर्नी में रोज इन्वेस्टमेंट को देखोगे, तो आप कभी पैसे नहीं बना पाओगे। ये पेड़ बनाने वाला हिसाब है जी, पेड़ उगाने वाला। आपने बीज डाल दिया, अब आप पानी डालते हो, उसके बाद आपको रोज नहीं देखना कि अरे अरे आधा इंच बढ़ा कि नहीं, 1 इंच बढ़ा कि नहीं। बढ़ जाएगा 5 साल में, 3 साल में, 10 साल, जो उसकी उम्र होती है बढ़ जाएगा, और फिर वो आपको जिंदगी भर फल देता रहेगा। आपको बस उसका टेक केयर करना है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स है कि इन्वेस्टमेंट में आपने एक बार बीज बो दिया, थोड़ा पानी डालते गए डालते गए डालते गए, वो बड़ा होगा, फिर आपको फल दे देगा। अब यहीं पे वो प्रॉब्लम आती है कि मार्केट्स ऐसे तो चलती नहीं है, दिल की धड़कन भी ऐसे नहीं चलती, बिल्कुल। दोनों ऐसे नहीं चलती, कभी नहीं चलती। ऐसे चलती हैं। यस। ठीक है, टक 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 टक। अब मार्केट नीचे गिरती है तो लोगों का साइकोलॉजी खराब हो जाती है। मैं कहता हूं मार्केट खराब नहीं हुई, तुम्हारा मानसिकता खराब हुई है। अच्छा। मार्केट तो रिएक्ट करेगी जिस तरीके से करना है, तुम क्या कर सकते हो? तो शॉर्ट टर्म में मार्केट्स आर इमोशनल, लॉन्ग टर्म में मार्केट्स आर फंडामेंटल। ठीक है। तो आप शॉर्ट टर्म जो ब्लिप्स है मार्केट के, उनसे दूर रहिए। ये आपका गेम नहीं है, और ये एक झटके में कवर होती हैं। बस आपको बैठे रहना है मार्केट में सबसे बड़ा गेम ही है कि आप बैठ कितने टाइम सकते हो, राइट। कितने टाइम तक बोर हो सकते हो। जितना आप ज्यादा बोर होगे उतना ज्यादा पैसा बना। और यही सबने किया, जिन लोगों ने मैसिव वेल्थ बनाई है, वो लोग बोर होते रहे, बस काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, इन्वेस्टमेंट्स करते रहे, इन्वेस्टमेंट्स करते रहे, और पैसे बन गए। कम एक्टिव रहो, बोर होते रहो। बिल्कुल। यूएस में एक रिसर्च की थी जी सर, आपको, आप तो यूएस से हैं तो आपको पता होगा, कि पता किया कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने बनाए, तो आंसर निकला नर्सेज ने, क्योंकि वो लेके भूल जाती थी। इंडिया में भी आप देखेंगे, मेरे फादर ने ना एमआरएफ के शेयर लिए तो भूल गए, आज करोड़पति बन गए। तो किसी ने ये नहीं बोला कि याद रख के करोड़पति बने, हमेशा क्या बोलते हैं, भूल गए थे करोड़पति बन गए। तो आपको इन्वेस्टमेंट करके भूलना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, और वो आप कब कर सकते हो, जब आपका मनी मैनेजमेंट करेक्ट हो।
अगर आपका मनी मैनेजमेंट करेक्ट है, आप इन्वेस्टमेंट करके भूल सकते हो, बिल्कुल भूल सकते हो, पर आपका मनी मैनेजमेंट करेक्ट है। एक इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी भूलने वाली। सत्यम कंप्यूटर का एक शेयर था जब मैं काम करता था 1990 के आस 90-95 में। तो 8 रुपये 9 रुपये 8 रुपये 9 रुपये इसका भाव होता था। 10-10 20-20 हज़ार शेयर इधर कर लिए, उस ट्रांसफर डीड साथ में हाँ, स्टेपल मुझे होती थी। तो आगे चलते रहते थे। तो मेरी अलमीरा में स्टील की अलमीरा होती थी, उसके ऊपर अखबार का बिछा होता था कपड़ा, कागज सा, मुझे याद है। हाँ, तो उस पर कपड़े को रखते थे। तो वहाँ पे मैं शेयर रखता था। तो 10,000 12,000 शेयर। तो वो ट्रेड करते रहे। कुछ सालों के बाद सफाई कर रहे थे, अखबार बदलने का वक्त आया, तो 100 शेयर सत्यम कंप्यूटर से नीचे से सर्टिफिकेट थे, उसके साथ ट्रांसफर डीड लगी, नीचे से मिल गए। तो उस समय पता क्या भाव था? 7,000 रुपये। सत्यम कंप्यूटर का 7,000 रुपये का भाव था और हमने 8 रुपये 9 रुपये। तो मेरे पास, मैंने देखा, मैंने कहा यार, मेरे 50-50 हज़ार शेयर यहाँ पे पड़े रहते थे अलमीरा में। अब 100 शेयर था, 7 लाख रुपए उसका मैंने कमाया बेच के 7,000 में। बाद में वो मिट्टी हो गया, हाँ, बाद में कंपनी खराब हो गई। लेकिन आप ये देखो कि भूलने की बात आपने की, तो मुझे याद आई कि कोई सी चीज़ थोड़ी सी भूल भी जाओ तो टाइम कुछ लोगों ने सर, जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल है, लोगों ने 2010 में $1 $2 में लिया था, आज $1,00,000 हो गया। सही। तो हाँ, ये कठिन समय होता है, बिकॉज इस पूरे इतने लंबे होराइजन में आपका वो ऊपर भी गया, नीचे भी गया, क्रैश भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, और अब जाके वो 1,00,000 हुआ। तो वो 69 गया, फिर 11,000 आया, तो डर लगता है। बिल्कुल। पर अगर आप किसी चीज को लेके कन्विंस्ड हो तो आप होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज, आई थिंक जब आई थी एज अ कंपनी, लिस्ट हुई थी, करीबन 100 करोड़ के आसपास की उसकी मार्केट कैप थी 20 साल 25 साल पहले। आज 1,00,000 करोड़ की मार्केट कैप। तो यानी आपका पैसा 1,000 गुना हो गया 25 ईयर्स में। अगर आपका पैसा 1,000 गुना हुआ है, अमेजिंग रिटर्न। एशियन पेंट्स 24,000 गुना हुआ है पैसा 40 साल में। तो वेल्थ कंपाउंडर्स आपके पास होते हैं। मैं आपको, चलो आप शेयर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, मैं आपको एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल देता हूँ। 1995 में HDFC फ्लेक्सी कैप आया था। कोई भी म्यूचुअल फंड आता है 10 रुपए की NAV होती है, तो 10 रुपए पे आया था, आज वो 2,000 का है। म्यूचुअल फंड 30 साल में 200 टाइम्स, यानी सालाना 19% का CAGR। अब आप मुझे बताइए, अगर आप लेके भूल चुके होते, तो एक स्टडी भी हुई थी, अगर किसी ने 10-10 हज़ार की SIP की होती उसमें, तो आज उसके पास 22 करोड़ रुपए होते। अब 22 करोड़ में ना आप देश के टॉप 0.1% में चले जाते हो। सही। आपने क्या किया था उसके लिए? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बस डालते गए और भूल गए, वो पेट भरा हो गया। इवन इंडेक्स आप ले लो, इंडेक्स ही ले लेते हैं, बिल्कुल। इंडेक्स पे भी देख लो, आपको शर्त याद। नैस्डैक, मुझे याद है 2008 में जब क्रैश हुआ था तो नैस्डैक 1,000 हो गया था, बिल्कुल। आज 21,000 हो गया। 2001 में ये 5,000 था, उसके बाद क्रैश हुआ, 2007 में 1,000 आ गया, और लोगों ने कहा दोबारा कभी ये 5,000 नहीं होगा, और आज 21,000 है। देख लो अब, और बड़ी जल्दी हो गया था। हाँ, तो बट अगर आप 16 साल में भी देखें तो 20% का CAGR है। राइट। तो इसमें भी आया था, किसी ने अगर $3,000 की SIP करी होती तो उसके $4.5 मिलियन हो चुके होते। तो मतलब पॉइंट क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स में गलती क्या नहीं करनी, कि आपको जल्दी बाहर नहीं जाना। आप अगर जल्दी, क्योंकि कंपाउंडिंग वैल्यू दे ही नहीं सकती ना आपको, उसमें टाइम, उसका टाइम लगता ही है। अब 10 रुपए को 2,000 रुपए होने में लगे 30 साल, पर आपका क्या गया भाई? आपने तो जनरेशनल वेल्थ बना ली ना। और म्यूचुअल फंड में फायदा है कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स है, वो कभी जीरो नहीं होगा। यस, वो बास्केट होता है, ठीक है ना। स्टॉक तो कभी भी जीरो हो सकता है, इसलिए मैं स्टॉक्स नहीं खरीद, क्योंकि मैंने पीछे ना, मैं स्टॉक्स नहीं करता। अच्छा। मैं, मेरे पोर्टफोलियो में मेजर चंक सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और ETFs होता है। ओके। क्योंकि दोनों बास्केट है, और बास्केट को नीचे गिरते हुए खरीदने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, नैस्डैक 100 अभी अक्टूबर से थोड़ा नीचे गिरा था पीछे, तो मैं खरीदता गया, अभी आ गया है, वापस ऊपर हुआ, फिर आज वापस अभी नीचे गिर गया। फिर भी मैंने 6 महीने में 16% रिटर्न बना लिया। अब 6 महीने में 16% रिटर्न बनाने में मेरी क्या समझदारी लगी? मेरा डिसिप्लिन लगा। यस, समझदारी नहीं लगी। बिल्कुल। तो समझदार लोग, मुझे नहीं लगता पैसा कमाते हैं इस इंडस्ट्री में। इसलिए कोई भी, मैंने अरबपति इकोनॉमिस्ट नहीं देखा। कोई मेरे को अरबपति इकोनॉमिस्ट बता दोगे यार ये इकोनॉमिस्ट है, अरबपति बना है स्टॉक मार्केट से, नहीं बनते। बिकॉज इकोनॉमिस्ट का टाइम, वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्रोकर्स बनाते हैं पैसा। हाँ, ब्रोकर्स का तो धंधा है ना वो, दैट इज देयर एक्टिव इनकम। उनका नेगेटिव तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा, इट्स देयर एक्टिव इनकम। शाम को घर लेके आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सर रेवेन्यू पिछले 4 साल में 4 गुना हुआ है। ओके। विच इज अ 40% CAGR। ठीक है। उनका प्रॉफिट भी 4 गुना हुआ है, विच इज, तो उसमें मेरी कोई इंटेलिजेंस नहीं लगी कि 16% हमारा जो है रिटर्न बना 6 महीने के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिप्स, अच्छी चीजें खरीदो
और जब सस्ती होती रहती हैं खरीदते रहो। एक और भी कहानी आई थी कि अगर हर बार आईफोन जब लॉन्च हुआ था उतना ही पैसा आपने आईफोन के शेयर्स में डाला होता तो आप मिलियनेयर होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई रूल बना लो इन्वेस्टमेंट के ना, और फिर स्टिक करो बस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आपको लॉन्ग रन में एक ठीक ठाक रिटर्न्स दे देती है। अब आप ये ऑप्टिमाइज करने बैठो क्या ये मुझे बेटर देगी या ये बेटर देगी, आई थिंक वो लड़ाई में ना फिर आप जीत नहीं सकते। आप अपनी नीड, रिक्वायरमेंट, रिस्क एनालिसिस के हिसाब से देख लो। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।